हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों का क्या चल रहा था, हम लोगों का 2012 का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे थे हम लोग, राइट। और हम लोगों ने कितने तक क्वेश्चन कर लिए थे, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो बोला गया है वो क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्या बोला गया है, लोड सेफ्टी फैक्टर फॉर एक्सप्रेस वे में बी टेकन एज, मतलब हमारा जो लोड सेफ्टी फैक्टर होता है एक्सप्रेस वे के लिए वो कितना लिया जाता है। तो लोड सेफ्टी फैक्टर आप लोगों को पहले मैं समझा दूँ क्या होता है। देखो, आप लोग सभी हाईवे तो पढ़े होंगे, हाईवे डिज़ाइन सभी ने पढ़ा होगा, राइट। तो हाईवे डिज़ाइन में हम लोग जब भी हाईवे का डिज़ाइनिंग करते हैं, आप लोग जब भी गाड़ी चलाते होगे तो देखते होगे कि साइड में एक इंफॉर्मेटरी साइन लगा हुआ रहता है कि आप जो है इस रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो इस पे इतना स्पीड लिमिट से ज़्यादा आप मत चलाइए, ठीक है। इस तरह का आप लोगों को इंफॉर्मेटरी बोर्ड, साइन बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो देखने को मिला होगा। तो हर रोड का एक डिज़ाइन कैपेसिटी होता है कि बताया जाता है कि आप इतना स्पीड में मत जाएं इस रोड से, नहीं तो क्या होता है वो रोड पे इफेक्ट पड़ता है और वो रोड जो है कोलैप्स कर सकता है, ठीक। मतलब उसका फेलियर हो सकता है, कोलैप्स तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब रोड का फेलियर हो सकता है उसमें। तो इसलिए वो डिज़ाइन जो मैक्सिमम सेफ लिमिट जो होता है स्पीड का वो फिक्स किया हुआ रहता है। तो उस केस में क्या है हमारा जो है, मगर हम लोग क्या है, हम लोग हैं बहुत ही शातिर, हम लोगों को तो शौक़ है कि 100 के स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। मगर आप मान लीजिए कि कहीं पे 50 का स्पीड लिमिट दिया हुआ है और आप 100 पे गाड़ी चला रहे हैं 100 के स्पीड में, तो वो तो रूल्स आप वायलेट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि डिज़ाइनर जो है वो हम लोगों को अच्छे से जानता है, वो जब भी डिज़ाइन किया रहता है तो वो ऑलरेडी सेफ्टी फैक्टर लेके वो डिज़ाइन करता है। तो उसे पता है कि अगर मैं 50 लिखूंगा तो वो लोग 50 पे नहीं चलाएंगे, वो लोग 100 पे ही चलाएंगे, उससे ज़्यादा में ही चलाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, लोड सेफ्टी फैक्टर यूज़ किया जाता है ताकि रोड पे अगर 50 का लिमिट है तो अगर हम 60 पे भी चलाएं या 70 पे भी चलाएं तो रोड पे कोई डैमेज ना हो। तो लोड सेफ्टी फैक्टर उस जगह पे यूज़ किया जाता है। तो लोड सेफ्टी फैक्टर जो है हर रोड्स के लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे कि एक्सप्रेस वे के लिए अगर आप यूज़ करते हैं एक्सप्रेस वे पे तो 1.2 दिया गया है। वही अगर आप LSF जो उतना इम्पॉर्टेंट रोड नहीं है, जो मेजर रोड जो नहीं बोलते हैं, जिसको मेजर रोड नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए जो है 1.1 दिया गया है। और अगर वहीं आप विलेज रोड की बात करें जो गांव वगैरह में होता है, ठीक, तो उस केस में नॉट अ मेजर रोड, उस केस में 1 लिया जाता है लोड सेफ्टी फैक्टर। तो आप क्वेश्चंस में देखिए, आपका क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, लोड सेफ्टी फैक्टर फॉर एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे के लिए आप देखिए 1.2 लोड सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, BOD से क्वेश्चन है और BOD इन्वायरमेंट में आता है। तो बोला गया है कि BOD ऑफ अ वेस्ट वाटर सैंपल इज फाउंड टू बी एज 180 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर 5 डेज। मतलब क्या बोला गया मेरा कि BOD किसी भी सैंपल का 5 डेज बाद चेक किया गया है तो उसका कितना पाया गया है, 180 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अब बोल रहा है ये जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे चेक हुआ है, 20 डिग्री, क्योंकि BOD 5 डेज में हम लोग कितना पे निकालते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब बोला गया है कि BOD जो है फॉर 1 डे। अब हमें क्या निकालना है, BOD 1 डे निकालना है एट सेम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, कितना होगा। जहाँ पे K का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.23। बोला है कि बेस जो है आपको क्या लेना है, E लेना है। तो हमें BOD 1 का वैल्यू निकालना है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो BOD निकलता है वो कैसे निकलता है, BOD 5 का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, L0 1 माइनस E टू दी पावर माइनस K इंटू T, ठीक है। जहाँ पे L0 क्या है, अल्टीमेट BOD। ये जो है कभी चेंज नहीं होता है, किसी भी टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है अल्टीमेट BOD। तो हमें यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। तो जो 5 डेज पे 20 डिग्री सेल्सियस पे जितना अल्टीमेट BOD होगा, 1 डेज पे सेम अल्टीमेट BOD होगा। तो हमें अल्टीमेट BOD दोनों ही केस में निकालना है। तो पहले हमें यहाँ पे L0 का वैल्यू देखिए, BOD 5 यहाँ पे हमें पता है कितना है, 180 मिलीग्राम पर लीटर। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। L0 मुझे नहीं पता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस केस में L0 जो होगा और इस केस में जो L0 होगा वो सेम होगा, क्योंकि अल्टीमेट BOD क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने वैल्यू पुट किया E टू दी पावर माइनस K का वैल्यू मुझे कितना दिया गया है, 0.23।
और यहाँ पे टी जो है वो क्या है, टाइम है। कितना दिन बाद मुझे बीओडी निकालने बोल रहा है, 5 डेज पे। तो यहाँ पे टी का वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा, राइट। तो टी इक्वल्स टू 5 पे आप कैलकुलेट करो तो L0 का जो वैल्यू आएगा आपका वो कितना आएगा, 264 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसका 264.14 समथिंग कुछ मिलीग्राम पर लीटर आएगा। ओके, अब ये L0 तो मुझे 5 डेज पे मिल गया, तो मेरा 1 डेज के लिए भी बीओडी क्या होगा, उसके लिए जो अल्टीमेट बीओडी आएगा वो भी सेम आएगा। तो BOD 1 आप लगा दो, L0 इंटू 1 माइनस e⁻−KT, ठीक है। तो L0 कितना आया, 264.14, 1 माइनस ई कितना बोला है, ई के जगह आप जो है 2 पॉइंट जो वैल्यू होता है हमारा, ठीक है, वो पुट करोगे, और माइनस के का वैल्यू कितना है 0.23 इंटू टी कितने दिन के लिए निकाल रहे हैं, माने किस डेज में निकाल रहे हैं, 1 डेज पे, तो यहाँ पे 1 होगा। ओके, अब इसे आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो BOD 1 जो होगा वो लगभग आपका 54 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो कितना है, 54 मिलीग्राम पर लीटर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, मेरा क्या था डाटा, BOD 5 का डाटा दिया हुआ था 180 मिलीग्राम पर लीटर पे, और 5 डेज पे कितना डिग्री सेल्सियस पे टेस्ट हुआ था, 20 डिग्री सेल्सियस पे, और मुझे बोला गया था BOD 1 का वैल्यू निकालने। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, कभी भी अल्टीमेट BOD जो होता है ना वो चेंज नहीं होता है। तो मुझे इस केस के लिए अल्टीमेट BOD पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, पहले ये फॉर्मूला लगाया, आप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, जहाँ पे टी का वैल्यू क्या है, टाइम होता है, कितने दिन पे BOD हम चेक कर रहे हैं, 5 डेज पे चेक कर रहे हैं, तो टी का वैल्यू 5 होगा। तो अल्टीमेट BOD यहाँ से मैंने निकाला, देखा कि 264 समथिंग आ रहा है। अब क्या है, मैं BOD 1 के लिए भी L0 सेम रहेगा, वो वैल्यू पुट करके मैंने BOD 1 का वैल्यू जो पूछा था वो लगा लिया, तो वहाँ से 54 मिलीग्राम पर लीटर आ गया मेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बोथ इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक एनालिसिस। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि वो कौन सा कंडीशन है जो कि दोनों में ही सेटिस्फाइड करेगा, इलास्टिक एनालिसिस में और प्लास्टिक एनालिसिस में। तो दोस्तों ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए जो है वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक्चुअली हम लोग इलास्टिक हो या प्लास्टिक एनालिसिस क्यों करते हैं, ये इक्विलिब्रियम माने कोई भी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या देखते हैं, मतलब वो स्टेबल रहे, इसीलिए तो हम लोग डिज़ाइन करते हैं। मेनली डिज़ाइन इसीलिए किया जाता है ताकि कोई भी स्ट्रक्चर जो है हमारा स्टेबल रहे, वो फेल ना करे। तो स्टेबल रहेगा तो मतलब वो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग इल्ट कंडीशन मत देना, ठीक है। ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होता है, बच्चे सोचते हैं कि प्लास्टिक एनालिसिस है या इलास्टिक एनालिसिस है तो इल्ट कंडीशन तो दोनों ही फॉलो करते हैं, ठीक है। मगर एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पे बोला गया है कि कौन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग चाहे इलास्टिक एनालिसिस करें या प्लास्टिक एनालिसिस करें, दोनों ही इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर ले, राइट। तो यहाँ पे 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू। दोस्तों इस क्वेश्चंस को तो आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम का वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उससे जाके देख लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन किया है बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को, ठीक है। तो उस वीडियो को जिन लोगों ने देखा होगा उसे पता होगा कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा शेयर फोर्स के, ठीक है। और अगर वहीं पे क्वेश्चन पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स क्या होगा, तो वो इक्वल्स टू होगा लोड के, राइट। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। तो 34 का ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वही दिया हुआ है, शेयर फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो शेयर फोर्स होगा। और अगर इन केस कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स क्या होगा, तो वो लोड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आता है ना, बेंडिंग मोमेंट का अगर मान लीजिए पावर 2 आता है, तो हमारा जो ये अगर बेंडिंग मोमेंट है तो हमारा जो शेयर फोर्स होगा ना उसका पावर 1 आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो होता है जो जिस डिग्री में होता है उससे 1 डिग्री कम आता है शेयर फोर्स का वैल्यू।
अगर एक्स के टर्म में दिया हुआ रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उसमें क्या बोला गया है, द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। हमारा जो अर्थ प्रेशर है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, आप लोगों ने अर्थ प्रेशर तो पढ़ा ही होगा। दो तरह का अर्थ प्रेशर होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है कि अगर हमारा जो मतलब बैकफिल है, ठीक है, बैकफिल से अगर अवे फ्रॉम दी सॉइल होता है, अवे फ्रॉम दी बैकफिल होता है, तो वो क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है। और टुवर्ड्स दी बैकफिल होता है तो वो हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर होता है। मतलब मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए एक रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बैकफिल कर दिया। तो जब इस पर फोर्स लगेगा ना, तो ये अगर इस टाइप से बेंड हो गया, देखिए ये इस जगह से ये इस जगह से शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा क्या है, बैकफिल से दूर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। और अगर हमारा फोर्स कुछ इस तरह से लगे कि ये जो है ये जो रिटेनिंग वॉल है ये कुछ इस तरफ मुड़ जाए, मतलब टुवर्ड्स दी बैकफिल मुड़ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, टुवर्ड्स द बैकफिल, और इसमें क्या होता है, अवे फ्रॉम द बैकफिल, क्या, वॉल। हमारा जो वॉल होता है वो अवे फ्रॉम द बैकफिल हो जाता है और पैसिव अर्थ प्रेशर में टुवर्ड्स द बैकफिल हो जाता है। तो यही पूछा है कि इसका कोफिशिएंट जो होगा वो कितना होगा। तो कोफिशिएंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, KH, मतलब हॉरिजेंटल स्ट्रेस टू द वर्टिकल, यहाँ के नहीं होगा, यहाँ सिग्मा H होगा, सिग्मा H टू द सिग्मा V। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होता है उसका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो इसका 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इसको आप लोग याद रखें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बात। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स का क्वेश्चन है। ग्रेनाइट कंटेंट मेनली, इसमें कुछ समझाने का दोस्तों कुछ नहीं है, ये रटने वाले क्वेश्चन है। बिल्डिंग मटेरियल के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि ग्रेनाइट का कंपोजिशन पूछा है, वो मेनली किससे बना होता है। तो ग्रेनाइट जो होता है ना, वो ग्रेनाइट जो है वो क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखें। तो आपका जो ऑप्शन है 36 का ऑप्शन बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा कि क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार ग्रेनाइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और इवन पीएससी में भी पूछा जा चुका है इससे पहले भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में इंसान कभी, आप लोग पढ़े होंगे ग्रेनाइट, मगर आप लोग कभी उसके कंपोजिशन को नहीं पढ़े हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है, क्योंकि उसे पता है बच्चे क्या पढ़ते और क्या नहीं पढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या बोला गया है कि इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टीफनर आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गार्डर 2। तो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टीफनर जो होता है ना, आप सभी ने तो स्टील स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा। स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग जो है एक सेक्शन होता है प्लेट गार्डर आप लोगों ने देखा होगा। रेलवे लाइन जो होता है, रेलवे लाइन पे जहाँ पे ब्रिज बनता है वहाँ पे हम लोग गार्डर यूज़ करते हैं। ओके, तो उस सेक्शन में बोला गया है कि इंटरमीडिएट स्टीफनर यूज़ किया जाता है। क्यों? तो वेब बकलिंग जो होता है ना, वेब बकलिंग, उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एलिमिनेट करने के लिए, वेब बकलिंग को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट स्टीफनर यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट स्टीफनर यूज़ करते हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, वो साउंड से क्वेश्चन दिया गया है, साउंड लेवल से। उसमें बोला गया है कि द रिजल्टेंट साउंड प्रेशर लेवल ऑफ टू सोर्स ईच हैविंग अ साउंड प्रेशर लेवल ऑफ 50 dB। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखें कि अगर हमारा मान लीजिए L1 एक साउंड लेवल है जिसका 50 dB दिया गया है, और L2 एक साउंड लेवल है जिसका भी 50 dB दिया गया है, तो इसका जो रिजल्टेंट साउंड होगा ना, जो इक्विवेलेंट साउंड होगा, वो क्या हो जाएगा अगर हमारा सेम साउंड रहे। देखिए ये एक्चुअली फॉर्मूला पे डेराइव करके एक फॉर्मूला होता है, L = 20 log PRMS बाई P0, मतलब 20 मेगापास्कल। यहाँ पे 20 म्यू PA होता है।
ओके, यहाँ पे लॉग का 10 बेस होगा। तो इस फॉर्मूला पे पुट करके PRMS1 निकालते हैं, फिर हम लोग PRMS2 निकालते हैं। तो इस फॉर्मूला पे पुट करके ये वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू निकाला जाता है, मतलब इक्विवेलेंट नॉइज लेवल निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए ट्रिक वाला है। अब एग्जाम में तो हमें कैलकुलेटर देगा नहीं, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया है, कुछ तो सोच के दिया है। तो आप लोग ये ट्रिक याद रखिए कि अगर हमारा साउंड लेवल अगर सेम होगा ना, तो जब आप फॉर्मूला पे PRMS1 निकालेंगे यहाँ पे, और फिर PRMS2 निकालेंगे, फिर उसका इक्विवेलेंट लेंगे तो रूट लेंगे PRMS1 स्क्वायर प्लस PRMS का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो रूट लेंगे जब वहाँ पे, तो टोटल वैल्यू जो आएगा ना आपका एट द एंड 50 dB आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आपका साउंड लेवल, अगर दो सोर्स का साउंड लेवल सेम दिया रहे ना, तो उसमें 3 dB का इंक्रीज कर दीजिएगा, मतलब 3 यूनिट जो होता है ना वो बढ़ जाता है फाइनल रिजल्ट में। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आ जाएगा 53 dB, क्योंकि मैंने बोला दो साउंड लेवल सेम है तो उस केस में 3 यूनिट बढ़ जाएगा, तो फिर टोटल रिजल्टेंट आंसर कितना हो जाएगा 53 dB। देखिए ऑप्शन में आपका 53 dB दिया हुआ है, 38 का ऑप्शन नंबर डी है। ओके, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि ऑप्शन जो है वो डी है। ओके, तो 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे दोनों नॉइज़ लेवल अगर सेम नहीं रहता, मान लीजिए ये 50 है और ये अगर मेरा 49 या 48 रहता, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में दोस्तों हमें क्या करना पड़ता, PRMS आप देखिए L इक्वल्स टू L1 इक्वल्स टू कितना है 50 20 log 10 PRMS1 बाई 20 म्यू PA। अब PRMS1 यहाँ से निकलता, ओके, कोई एक वैल्यू आता, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ x। फिर सिमिलरली L2 जो है 48 है, तो 48 रखते सेम फॉर्मूले में 20 log 10 PRMS2 बाई 20 म्यू PA, ये निकालते हैं। यहाँ से PRMS2 निकालते, ओके, इसको मैं मान लेता हूँ y। अब दोनों का क्या होता, इक्विवेलेंट निकालते, तो इक्विवेलेंट मतलब रिजल्टेंट निकालना पड़ता हमें। तो P रिजल्टेंट क्या हो जाता, दोनों का स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आया ना, इसको फिर इस वैल्यू में पुट करते PRMS में, तो वहाँ से मेरा वैल्यू आ जाता L का। तो अब देखते वो कि जो वैल्यू आता वही आंसर होता है, मगर जो कि यहाँ पे 50-50 है, तो आप लोग याद रखिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि वो 3 dB जो है उसमें साउंड इंक्रीज कर जाएगा अगर सेम रहेगा। तो अगर ये अगर मान लीजिए 40-40 रहता तो 3 dB इंक्रीज कर देता, 43 अल्टीमेटली आंसर आता मेरा। यहाँ पे 50 है इसलिए 53 आएगा आंसर, ठीक है, इसको याद रखिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्लो सेटिंग सीमेंट विल हैव हाइयर परसेंटेज ऑफ। अब स्लो सीमेंट जो होता है, स्लो सेटिंग सीमेंट क्या होता है, जिसका सेटिंग कम हो, मतलब देर से हो, तो उसमें क्या चीज़ का परसेंटेज ज़्यादा होता है, उसमें जो परसेंटेज होगा वो किसका ज़्यादा होगा, जिसमें जो है ना जिप्सम की क्वांटिटी जो है ना वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक्चुअली जिप्सम क्या होता है आप सभी को पता है, जिप्सम इज़ एडेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, राइट। तो उस केस में क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जब भी सीमेंट में जैसे ही पानी यूज़ होता है ना, तो हम लोग क्या होता है कि वो जो है सेट होना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग जिप्सम इसलिए मिलाते हैं ताकि वो देर से सेट हो। तो देर से सेट हो मतलब क्या, कि जिप्सम इज एक्टिंग एट अ रिटार्डर, मतलब रिटार्डर का काम करता है। रिटार्डर क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, मतलब सीमेंट को क्या करता है कि वो रिटार्डर का काम होता है कि सीमेंट जो है देर से सेट करे। तो यहाँ पे बताया गया है कि देर से सेट करेगा मतलब क्या, स्लो सेटिंग सीमेंट। तो स्लो सेटिंग सीमेंट में हायर परसेंटेज ऑफ क्या होगा, जिप्सम होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। 40 में बोला गया है इन एन अर्थेन डैम द फेरेटिक लाइन इज। अब फेरेटिक लाइन के बारे में बोला गया, तो अर्थेन डैम आप लोग सभी जानते होंगे, पढ़ा भी होगा। उसमें देखिएगा यहाँ से एक लाइन जाता है इस तरह करके, ठीक है। तो ये लाइन जो होता है ना, इस लाइन को फेरेटिक लाइन बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, फेरेटिक लाइन बोलते हैं। और फेरेटिक लाइन जो होता है इसका शेप कैसा होता है, वो पैराबोलिक होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है 40 का, ऑप्शन नंबर बी पैराबोलिक, वो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला गया है, इन द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन द डिफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड टू बी
कॉज्ड बाय, मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं, इक्वेशन जो यूज़ करते हैं, उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स और ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें जो डिफॉर्मेशन जो कंसीडर किया जाता है वो किसके कारण होता है? बेंडिंग मोमेंट के कारण डिफॉर्मेशन कंसीडर किया जाता है। बेंडिंग मोमेंट से जो डिफॉर्मेशन कंसीडर होता है उसको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपका 41 का ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। तो मैंने सभी रब कर दिया है। हमारा जो 42 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो मॉडल एंड प्रोटोटाइप से क्वेश्चन है, मतलब मॉडलिंग से क्वेश्चन है, फ्लूइड का क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है इन 1:12 मॉडल ऑफ स्टेलिंग वेशिंग द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन द मॉडल इज ऑब्जर्व टू बी 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो मॉडल का हाइट है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। ओके, तो बोला है व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द जंप ऑफ प्रोटोटाइप। तो हमारा जो HP होगा, HP की मतलब क्या? हाइट ऑफ प्रोटोटाइप, वो कितना होगा? ठीक है, जिसमें आपको स्केल रेशियो दिया गया है, जो LR जो है ना वो 20 दिया हुआ है, क्योंकि 1:20 है, इसका मतलब हम लोग LR जो लेंगे वो क्या होता है? 20 होता है। तो चूँकि हाइट का रेशियो है तो LR जो है वो 20 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो आपको दिया हुआ है मॉडलिंग का 1:20 मॉडलिंग ऑफ सेटलिंग। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो हमारा LR का जो वैल्यू होगा वो 20 हो जाएगा। तो अब आइए LR इक्वल्स टू क्या होगा? हाइट ऑफ प्रोटोटाइप बाय हाइट ऑफ मॉडलिंग। तो यहाँ से हाइट ऑफ प्रोटोटाइप कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ मॉडलिंग इंटू LR। हाइट ऑफ मॉडलिंग देखिए दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इंटू LR दिया गया है 20। टोटल आप जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 400 सेंटीमीटर। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर डी जो है 42 का 400 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हाइट ऑफ प्रोटोटाइप जो हो जाएगा ना वही ऑप्शन हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। अ जियो टेक्सटाइल व्हेन प्लेस बिटवीन अ फाइन सॉइल एंड अ कोर्स मटेरियल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। अब बोला जियो टेक्सटाइल में जब प्लेस्ड किया जाता है फाइन सॉइल और कोर्स, व्हेन प्लेस बिटवीन अ फाइन सॉइल एंड अ कोर्स मटेरियल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, मतलब फाइन सॉइल और कोर्स मटेरियल के बीच में जो हम लोग जियो टेक्सटाइल यूज़ करते हैं वो एज अ फंक्शन ऑफ किस तरह यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों वो एज अ सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन, कोर्स मटेरियल जो होता है उसके बीच में जो है सेपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जियो टेक्सटाइल को। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है रटने वाले हैं क्वेश्चन डायरेक्टली, आपको समझने का इसमें कुछ नहीं है कि जियो टेक्सटाइल जो होता है वो एज ए सेपरेशन यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो आप देखिए ऑप्शन जो है आपका 43 का ऑप्शन डी जो है वो सेपरेशन हो जाएगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वो क्या बोला गया है? द डिके इन टिम्बर ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया गया है ड्राई रॉट, वेट रॉट, फॉक्सीनेट और डॉक्सीनेट। तो देखिए ड्राई रोट आप सभी को पता होगा वो किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है, मगर वो लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण होता है। मतलब आपको जब हवा नहीं मिल पाती है तो लैक ऑफ वेंटिलेशन, हवा नहीं मिलने के कारण क्या होता है? उसमें फंगस डेवलप्ड हो जाते हैं। तो आप देखे होंगे लकड़ी वगैरह पे कभी फंगस वगैरह लग जाता है, तो इस केस में ड्राई रोट तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है? ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग। मतलब कभी सूखा पड़ जा रहा है फिर कभी गीला पड़ जा रहा है, फिर सूखा पड़ जा रहा है फिर गीला पड़ जा रहा है, मतलब ये टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा ना ये आपका वेट रोट के कारण होता है, वेट रोट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह के डीके को क्या बोलते हैं? वेट रोट, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको आप याद रखें। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, नॉर्मली बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? ड्राई रोट, लैक ऑफ वेंटिलेशन, फंगस के कारण होता है, मगर यहाँ पे देखिए वेट रोट से क्वेश्चन आ गया है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा डीके जो अल्टरनेट, द डीके विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग, ओके, इज कॉल्ड वेट रोट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 45 है वो स्ट्रेन एनर्जी से पूछा गया है, ठीक। तो मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा बनेगा लंबा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, जिसका स्पैन कितना है? एल है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी क्या है? EI।
ड्यू टू सेंट्रल लोड W। तो ये हमारा जो लोड है वो W सेंट्रल लोड मतलब L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। ओके, ये जो डिस्टेंस है वो L/2 है और ये डिस्टेंस L/2 है। तो मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है। मैंने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही अच्छे से अपने लेक्चर में पढ़ाया है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, ठीक है। ज़रूर देखिए उस वीडियो को, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो 45 में यहाँ क्या बोला गया कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे सेंट्रल लोडिंग लग रहा है WEI। तो इसमें बोल रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी कितना डेवलप्ड होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए आपको क्या है, फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा m², ये जो x m जो होता है ना वो x होता है, mx² dx/2EI और ये 0 to L होता है। तो हमें किस पॉइंट पे निकालना है, लोड जहाँ पे निकल रहा है उस पॉइंट के लिए चाहिए। ओके, तो मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे 0 to L/2 कर लेंगे। मिड पॉइंट पे निकालना है mx²/2EI इंटू dx। अब हमें mx = निकालना होगा, राइट। तो इस केस में देखिए यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा एक लोडिंग कंडीशन है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे W लोड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगा, W/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक बीम है, इसीलिए ये रिएक्शन जो होगा हमारा RA = हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब भी हमारा बीम अगर सिमेट्रिक होता है तो उसमें जो लोड जो रिएक्शन आता है ना वो कितना लोड कैरी करेगा, जो भी लोड आ रहा है उसका हाफ करेगा। टोटल लोड कितना है W, वो किसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, RA और RB के द्वारा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड फोर्स। एंड हाउ मेनी अपवर्ड फोर्स इज देयर आर 2 अपवर्ड फोर्स RA एंड RB। तो ये W जो है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे, तो ये W/2। ओके, अब हमें x डिस्टेंस पे मान लीजिए मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट = क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है RA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए x डिस्टेंस पे क्या है x, तो RA का वैल्यू कितना हो जाएगा W/2 इंटू x। तो यहाँ पे मेरा मोमेंट क्या आ जाएगा, mx = W/2x। अब ये mx का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 2 इंटू 0 L/2 mx = क्या है W/2x का होल स्क्वायर dx/2EI। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 0 L/2, ये टोटल हो जाएगा W² x² 2 × 4 2 × 8EI। ओके, क्योंकि ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 8EI dx। अब चलो, अब क्या है देखो, ये पोर्शन ये टोटल जो है हमारा ये क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हुआ, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे देखो 2 इंटू 0 to L/2 हमारा क्या हो जाएगा W²/8EI इंटू x² dx। ओके, अब ये पोर्शन मेरा बाहर निकलेगा, तो 2 इंटू W²/8EI 0 to L/2 x² dx। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इंटीग्रेशन होगा। आप सभी को पता होगा इंटीग्रेशन। तो मैं सिर्फ इस पोर्शन को लेता हूँ, अभी इस पोर्शन को रहने देता हूँ, सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करना है। तो इस पोर्शन को मैं जब सॉल्व करूँगा, इस पोर्शन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ x² dx। तो ये सॉल्व होने पे क्या होगा, x³ 0 to L/2। अब L/2 का वैल्यू पुट कर दो आप, /3 होगा -0, तो L³ 2 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो सिर्फ इस पोर्शन का वैल्यू मेरा कितना है 24, L³ 24। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं W²/8EI इंटू L³ ओके, अब ये सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8, तो W²L³ इंटू 4 कितना हो जाएगा 96। तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू आ रहा है वो W²L³ आ रहा है। अब ऑप्शन में देखो क्या है, W²L³ EI आ जाएगा। देखो EI भी तो है, यहाँ पे EI भी तो है, EI। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 45 का ऑप्शन नंबर डी, वो देखिए यही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना भी समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर स्ट्रेन एनर्जी बोले तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, जिस पॉइंट पे बोलेगा वो लिमिट्स रख दीजिएगा और वहाँ से आपका निकल जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, ये क्वेश्चन मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है और मुझे समझ में भी नहीं आया ये क्वेश्चन में एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। रेनॉल्ड्स नंबर पूछा गया है, पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैक्सिमम वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी दिया गया है।
मगर आंसर मेरा सही नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन पता है तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, या इसका सॉल्यूशन अगर पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला गया है? द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर इज कॉल्ड। तो ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है यार, ये तो सभी को पता है कि ऐसा वो कौन सा सर्वे है जिसमें हम लोग अर्थ का कर्वेचर को इग्नोर कर देते हैं, वो प्लेन सर्वे है, राइट। क्योंकि जियोडेटिक सर्वे में हमें क्या करना पड़ता है? द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन कंसीडर्ड, तो प्लेन सर्वे होगा इसका ऑप्शन आंसर। तो 47 का ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, प्लेन सर्वे। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा आपको। एन एक्सटर्नल कॉर्नर इन ब्रिक मैसनरी इज कॉल्ड। तो ब्रिक मैसनरी का एक्सटर्नल पोर्शन को क्या बोलते हैं? तो वो जो है क्यून बोलते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए जो है ना, QUOIN, क्यून, वही बोलते हैं। ओके, अब जैम जो होता है वो क्या होता है? वॉल का जो है ना वो एक्सटर्नल पोर्शन होता है, जो हमारा वॉल होता है उसका एक्सटर्नल पोर्शन होता है, तो उसको जैम बोलते हैं। मगर कॉर्नर की जब भी बात करेगी ब्रिक मैसनरी के तो वो क्यून हो जाएगा। 49 नंबर ऑप्शन जो है वो क्या बोला गया? 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय यूनिट लोड। तो डिफॉर्मेशन जो है स्प्रिंग का वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? यूनिट लोड के द्वारा। तो उसको क्या बोलेंगे? तो आप देखिए दो चीज़ें, एक होता है के जिसको स्टीफनेस बोलते हैं, और एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो स्टीफनेस इक्वल्स टू क्या होता है? P बाई डेल्टा, मतलब लोड प्रोड्यूसेस बाय यूनिट डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूसेस बाय यूनिट लोड, उल्टा बोल रहा है। यहाँ पे देखिए स्टीफनेस क्या होता है? लोड प्रोड्यूसेस बाय यूनिट डिफॉर्मेशन, मगर हमें बोला गया है डिफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस बाय यूनिट लोड। तो देखिए दोस्तों ये जो है, अगर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/k हो जाएगा, राइट। k इक्वल्स टू क्या होता है? P बाई डेल्टा, और यहाँ पे क्या बोला गया है? डेल्टा बाई P, तो 1/k हो गया। तो 1/k इक्वल्स टू क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन में है, 49 का ऑप्शन बी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है, तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा या आ रहा होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है या कोई पोर्शन नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस बार का PSC बहुत दिन बाद निकला है, 16 के बाद 20 में निकला है, 4 साल बाद निकला है, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बना के भी डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है? द फ्रीक्वेंसी फॉर ऑडिबल साउंड रेंज फ्रॉम। तो ये तो रटने वाले क्वेश्चन है, सभी को पता है कि हम लोग कितने ऑडिबल होते हैं, हम लोग का फ्रीक्वेंसी साउंड का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, राइट। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है वो इसके नियरेस्ट दिया गया है, 16 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 50 का आंसर। और 20,000 हर्ट्ज से किन लोग सुन सकते हैं? जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, ठीक है, या फिर चमगादड़ वगैरह भी होते हैं, वो तो बहुत हाई रेंज पे सुन सकते हैं। तो ये लोग ये प्राणी, हाँ प्राणी बोल सकते हैं, राइट। तो ये सभी सुन सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। तो इसको आप लोग याद रखें। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है 51 में? 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला गया। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? सिग्मा बाई डेल V बाई V। ओके, ये फॉर्मूला याद रहने से ही आपका बन जाएगा। जहाँ सिग्मा क्या है? स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बोला गया, द प्रेशर इंक्रीज ऑफ 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्ट्रेस तो नहीं दिया गया है, प्रेशर दिया गया इन टर्म ऑफ स्ट्रेस। ओके, इंक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 0.1%। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो वो कितना इंक्रीज कर गया है? 0.1%। मतलब डेल V बाई V का वैल्यू आपको 0.1% दिया गया है, और सिग्मा का वैल्यू कितना दिया गया है? 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस पोर्शन में देखिए आप यहाँ पे सिग्मा के जगह बल्क मॉडुलस को K से रिप्रेजेंट करते हैं, 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर पुट कीजिए,
और डेल वी बाई वी की जगह क्या कीजिएगा, 0.1 परसेंटेज है तो ये डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 200 इंटू 100 बाई 0.1, ये 0.1 ऊपर जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका ऑप्शन जो है वो GN गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो पहले तो आप क्या कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लीजिए क्योंकि GN में दिया गया है। तो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻², ओके, का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁵ बाई 10⁻⁻4। तो 2 इंटू 10⁵ प्लस 4, तो 2 इंटू 10⁹ तो 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब न्यूटन को हमें क्या करना है, GN में बदलना है, मतलब गीगा न्यूटन में बदलना है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10⁹ क्या होता है, गीगा न्यूटन होता है। तो 2 इंटू 2 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 गीगा न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁹ ओके। तो ये आप याद रखिए, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, नहीं तो एग्जाम्स में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कन्वर्सन, जिसको कन्वर्सन नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा। आंसर बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही टिपिकल है। अगर आप कन्वर्सन नहीं जानेंगे तो 200 भी मार सकते हैं आप, या 20 भी दे सकते हैं, मगर आपको कन्वर्सन जानना रहेगा। यहाँ पे अगर आप जानते होंगे तो जरूर आप राइट ऑप्शन टिक करके आएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ओके। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द प्लेन टेबल, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इनटू सम फिक्स पोजीशन सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन डायरेक्शन ऑन अ प्लेन इज पैरेलल टू दैट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज नोन एज। तो दोस्तों ये प्लेन टेबल का क्वेश्चन है। प्लेन टेबल सर्वे आप लोग पढ़े होंगे। प्लेन टेबल सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ओरिएंटेशन और पैरेललिज्म। तो हम लोग जो पैरेललिज्म फॉलो जो करते हैं, हर एक पॉइंट पे क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पे हम लोग जो हमारा प्लेन टेबल होता है उसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के रेफरेंस पे कोशिश करते हैं टेबल को घसका के कि वो पॉइंट और ये पॉइंट पैरेलल रहे। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, ओरिएंटेशन के लिए करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। तो आप देखिए 52 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ओरिएंटेशन, ओके। और एक यहाँ पे है देखिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मेथड कहाँ पे करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन मेथड जो है ना वो हिली एरिया के लिए किया जाता है, जो मतलब नॉर्मली क्या होता है, इनएक्सेसिबल पॉइंट होता है, जहाँ पे हम लोग नॉर्मली जिस पॉइंट पे सर्वे करना है वो इनएक्सेसिबल होता है, हम लोग नहीं कर पाते, वहाँ पहुँचना मुश्किल है। तो उस केस में इंटरसेक्शन मेथड करते हैं, ओके। और सेंटरिंग तो आपको पता ही है क्या करता है, हम लोग एक, आप लोग इस कॉलेज में भी किए होंगे कि मिड पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे हम सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे मिड पॉइंट हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब प्लेन टेबल का मिड पॉइंट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क से आप लोग डिसाइड करते होंगे, आपको पता ही होगा। तो सेंटरिंग वो होता है, राइट। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव स्लैक ऑकर। तो स्लैक आप सभी को पता होगा, एक्टिविटी और इवेंट का क्वेश्चन है। नेगेटिव स्लैक मतलब क्या, कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी पूरा ही नहीं हो पाया, मतलब डिफिशियंसी हो गया है। हमारा जो एक्टिविटी का जो प्रोग्राम रहता है तो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग का क्या होगा, डिले हो जाएगा। हमारा जो प्रोजेक्ट जितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए वो डिले हो जाएगा। तो रिसोर्स की डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, नेगेटिव स्लैक आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो देखिए आप 53 का, व्हेन डिफिशियंसी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट। तो जब डिफिशियंसी ऑफ रिसोर्स एग्जिस्ट करेगा तो नेगेटिव स्लैक ऑकर होगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया, बैक्टीरिया विच कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो कार्बन के सोर्स को एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरिया जो है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो खुद क्या कर रहा है, खुद नहीं बना पा रहा है कोई भी चीज़, ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरे का मतलब ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहा है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो ऑब्वियसली यह एक हेट्रोट्रॉप होगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरह का बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं ना एज अ सोर्स ऑफ कार्बन रेदर देन अदर थिंग, तो अगर ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, चेमोहेट्रोट्रॉपिक, राइट, चेमोहेट्रोट्रॉपिक बोलेंगे। क्योंकि ऐसा बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करे एज अ कार्बन तो उसको चेमोहेट्रोट्रॉपिक बोलेंगे। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शन है, फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ये प्लांट होता है जो लाइट को यूज़ करते हैं अपना मतलब एज अ फूड सोर्स, राइट। जैसे हम लोग का प्लांट होता है या एल्गी वगैरह हो गया, तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे। फोटो हेटेरोट्रॉपिक क्या होगा कि लाइट को यूज़ करेंगे मगर वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वो किसी और चीज़ को मतलब किसी और सोर्स के माध्यम से यूज़ करेंगे कार्बन कंज्यूम करने के लिए। तो ये सब है, आप ये सब एक बार, ये सब बहुत ही रेयर टॉपिक होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब हम लोग जनरली ख्याल नहीं करते। तो इस टाइप के टॉपिक को मैं बोलूँगा दोस्तों आप लोग नोट्स बना लें, ठीक है, एक नोट्स मेंटेन करें, एक कॉपी अपना मेंटेन करें जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है या फिर ऐसे टॉपिक जो आप लोग समझ में नहीं आता। इस टाइप के टॉपिक नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं, हम लोग को कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के टॉपिक का आप नोट्स बना ले ताकि एग्ज़ाम में आए तो ज़रूर आप लोग उसको अटेम्प्ट करके आए, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 55 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑन द रिसेशन साइड ऑफ हाइड्रोग्राफ इंडिकेट द एंड ऑफ। मतलब हमारा हाइड्रोग्राफ जो होता है उसमें क्या होता है? एक राइजिंग लिम होता है और एक रिसेशन लिम होता है, और ऊपर में क्या होता है? सबमिट पीक पॉइंट होता है। तो वो नॉर्मली क्या होता है? हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ से फ्लड हाइड्रोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं? यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं। तो जो रिसेशन लिम होता है ना, जहाँ पे एंड होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? ओवरलैंड फ्लो, ओवरलैंड फ्लो। या वहाँ पे ये बताया जाता है कि हमारा जो रन ऑफ है ना स्टॉप हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे ओवरलैंड फ्लो है, तो 55 का ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। अगर इन दोनों में कोई भी ऑप्शन देखे रिसेशन पॉइंट इंडिकेट करता है वहाँ पे क्या? ओवरलैंड फ्लो या रन ऑफ स्टॉप, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है 55 का वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, रेनफॉल मास कर्व। तो जहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मास कर्व की बात होगी तो वहाँ पे कम्युलेटिव वर्ड आएगा, कम्युलेटिव वर्ड आएगा ही। तो अब देखिए ऑप्शन में कम्युलेटिव किस में है? दो ऑप्शन में, एक रेनफॉल इंटेंसिटी विथ कम्युलेटिव रेनफॉल और एक ऑप्शन नंबर डी है कम्युलेटिव रेनफॉल विथ टाइम। तो हम लोग का क्या है? मास कर्व जो होता है ना वो टाइम के साथ होता है, राइट। तो कम्युलेटिव रेनफॉल विथ टाइम हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा 56 का ऑप्शन नंबर डी जो है कम्युलेटिव रेनफॉल विथ टाइम। तो मास कर्व जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कम्युलेटिव रेनफॉल विथ टाइम को। दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन आना, या आप लोग अगर हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग का जो कुछ चैप्टर है जैसे मास कर्व हो गया या हाइटोग्राफ हो गया या आइसो हाइट हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। तो ये सब टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर हाइड्रोग्राफ का पोर्शन जो है जो लास्ट की तरफ आता है, ये सब टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी द सिल्क सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम। तो दो थ्योरी है हमारा, एक लेसिस का है और एक कैनेडीज थ्योरी है। तो लेसिस थ्योरी में क्या बताया गया था? लेसिस थ्योरी में बताया गया था कि सिल्क सपोर्टिंग एडीज जो होता है, मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। सिल्क सपोर्टिंग एडीज जो है ना वो बेड से भी जनरेट होता है और साइड से भी जनरेट होता है, ओके, हर तरफ से जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए लेसिस थ्योरी के ऑप्शन कौन सा हो जाता है? बॉटम एज वेल एज साइड, बॉटम से भी हो रहा है और साइड से भी हो रहा है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या बोला गया, 3E इंपॉर्टेंट इन रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए 3E बोल के एक टर्म होता है, उसका आपको क्या करना है? एब्रीविएशन करना है। तो उसमें क्या हो जाएगा? 3E, 3E है, ओके। तो एक E का मतलब होता है इंजीनियरिंग, एक E का मतलब होता है एडुकेशन और लास्ट E का मतलब होता है इन्फोर्समेंट, तो आप देखिए ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी जो है इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड एडुकेशन वो है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्या बोला गया है। रिजिड पेवमेंट से क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि हम लोग जो हमारा जो एक स्लैब में जो लोड ट्रांसफ़र होता है ना जॉइंट पे रिजिड पेवमेंट में, वो जो बार यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग रिजिड पेवमेंट में एक ही बार यूज़ करते हैं, डावल बार, जो कि लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है।
एक स्लैब से जॉइंट के तरफ, ओके, एक स्लैब से दूसरे स्लैब के जॉइंट में, तो वो डबल बार से यूज़ कर दिया जाता है। कैसे होता है, ये इस तरह से एक होता है और यहाँ पे होता है, और ये सब क्या होता है, डबल बार से ये जॉइंट किया हुआ रहता है। तो ये क्या होता है, एक स्लैब से दूसरे स्लैब में लोड जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो डबल बार ही रिजिड पेमेंट में यूज़ करते हैं, इसका डिज़ाइनिंग भी होता है। ओके राइट। तो हम लोग डिज़ाइनिंग तो पढ़ते नहीं हैं, और नॉर्मली बीटेक में पढ़ते हैं, वो बीटेक का बड़ा क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, मगर ऑब्जेक्टिव में हम लोग को ये ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए, जो डबल बार होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, स्लैब एक्शन में लोड ट्रांसफ़र के लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, वो देखिए क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंड विल कॉज मैक्सिमम हेड लॉस। तो आप सभी को पता होगा हेड लॉस तो होता ही है जब हमारा क्या होता है, पाइप में पानी यहाँ से वाटर इंटर करता है, तो कहीं पे भी अगर कोई बेंड आ गया तो ये इस पोर्शन पे हेड लॉस होगा। या फिर मेजर हेड लॉस हमारा क्या होता है, फ्रिक्शंस के कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण हम लोग का हेड लॉस मेजर हेड लॉस होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हेड लॉस है, जैसे कि हम लोग का क्या होता है, एक्सपेंशन के कारण या कॉन्ट्रैक्शन के कारण। यहाँ पे देखिए बेंड हो रहा है तो बेंड के कारण हो गया, या सडन एक्सपेंशन हो जाएगा इस तरह करके, तो यहाँ पे भी हेड लॉस होगा। तो इन सब केसों को ना फ्लूइड में आप अच्छे से पढ़िएगा कि एक्सपेंशन के कारण हेड लॉस कितना होता है, या कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो उसके कारण हेड लॉस क्या हो गया। तो यहाँ पे बेंड के कारण जो है ना आपका कुछ कोफिशिएंट है उसको याद रखना पड़ेगा। तो यू बेंड के कारण जो हेड लॉस होता है वो 1.5 होता है, 90 डिग्री बेंड पे जो होगा वो कितना होगा, 1.2 होता है, और 30 डिग्री या 45 डिग्री पे जो होता है ना वो लगभग 0.4 के करीब होता है। तो इस तरह का हेड लॉस कुछ कोफिशिएंट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मेजर जो होता है ना वो हेड लॉस वो यू बेंड के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 60 का ऑप्शन नंबर डी देखिए, यू बेंड दिया गया है, उसके कारण आपका हेड लॉस कोफिशिएंट ज़्यादा है 1.5, तो वो उसमें ज़्यादा मैक्सिमम हेड लॉस होगा। राइट। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर, बोला गया द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है, हमारा जो हमारा ट्रू नॉर्थ होता है वही हमारा ट्रू मेरिडियन होता है। राइट। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या बोलते हैं, इसको बताइए आप लोग। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। राइट। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। तो ये पोर्शन जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 61 का ऑप्शन सी है। देखिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दिया हुआ है। ओके, ट्रू बियरिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रू मेरिडियन से जो बियरिंग लेते हैं वो ट्रू बियरिंग होता है। यहाँ पे क्या बोला है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। मतलब इस एंगल को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। डीप क्या होता है, 0 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री साउथ, 0 डिग्री नॉर्थ। तो ये लाइन जो है ना, एक्चुअली डीप को समझाने के लिए आपको मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास अभी शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो मैं इस टॉपिक को कभी अच्छे से लूँगा। ऑलरेडी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो मटेरियल मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया, उसका एक चैप्टर ऑलरेडी मैंने ख़त्म भी कर दिया है। फिर अभी सॉइल का बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है वीडियो, ठीक है। तो मैं एक एक करके सर्वे भी पढ़ाऊँगा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आप अभी तक देख रहे हैं हमारा चैनल और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस पोर्शन को हम लोग कभी और देख लेंगे, डीप के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कभी। तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 62 क्वेश्चन क्या बोला गया, द स्पेसिफिक एनर्जी इन अ चैनल इज डिफाइंड एज। तो स्पेसिफिक एनर्जी का हम लोगों ने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन किया था कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या बोला गया था, वहाँ पे क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी बताया गया था हमें एक ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए। तो वो कितना आया था, 1.25, याद है ना, भूल गए। और रेक्टेंगल के लिए कितना होता है, 1.5 होता है। तो ये ट्रायंगल के लिए था। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी मैंने वहाँ पे बताया था YC + V²/2G। तो मैंने बताया था ये किसके लिए होता है, डेटम हेड के लिए होता है, राइट। और ये किसके लिए होता है, वेलोसिटी हेड के लिए होता है। तो आप देखिए ऑप्शन में दिया गया है द सम ऑफ डेटम हेड एंड डेप्थ ऑफ फ्लो। डेटम हेड एंड डेप्थ ऑफ फ्लो ये तो होगा नहीं कभी, ठीक है। द सम ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी हेड, द सम ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी हेड ये भी होगा नहीं। द सम ऑफ वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड, राइट। तो ये डेटम हेड है और ये वेलोसिटी हेड है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 62 का सी हो जाएगा, द सम ऑफ वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या बोला गया है। इसको मैं थोड़ा रब कर लूँ, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है कि इफ़ द होल सर्कल बियरिंग
ऑफ अ प्लेस इज 160 डिग्री 12 मिनट है। होल सर्कल बियरिंग, तो होल सर्कल बियरिंग हम लोग क्या करते हैं, हमेशा नॉर्थ से लेते हैं, और नॉर्थ से लिया गया तो 160 डिग्री है, तो 160 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 होता है और यहाँ से यहाँ तक 180 होता है। तो ये 160 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑब्वियसली ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब मुझे क्या बोला गया, क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालने के लिए बोला गया। तो आप लोग देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके। तो हमारा जो इस पोर्शन में लाई करेगा जो भी बियरिंग होगा क्वाड्रेंटल बियरिंग, राइट, क्योंकि 160 डिग्री है। तो अब देखिए दोस्तों, आप लोग ऑप्शन से भी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए हमारा जो इस बियरिंग इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साउथ और ईस्ट, क्योंकि क्वाड्रेंट जब भी हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालते हैं तो हमें डायरेक्शन देना पड़ता है, ओके। क्वाड्रेंट नॉर्मल जो होल सर्कल बियरिंग होता है उसमें हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर जब भी हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालते हैं तो हमें एक डायरेक्शन देना पड़ता है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये देखिए साउथ और ईस्ट, तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा और यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, और जो क्वाड्रेंटल बियरिंग का वैल्यू होगा वो बीच में रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन में दो वैल्यू ऐसा दिया गया है जिसमें साउथ और ईस्ट है। पहला वाला ऑप्शन है साउथ 19 डिग्री 48, साउथ 19 डिग्री 48 ईस्ट, और दूसरा है साउथ 19 डिग्री 48 वेस्ट। तो देखिए साउथ और वेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि साउथ और ईस्ट में होगा, तो इसी से आपको होल क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ओके। साउथ और ईस्ट पता चल रहा है, तो इसी से आप डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं। मगर आपको अगर चाहिए कि क्वाड्रेंटल बियरिंग भी निकालिए, तो आपको पता होगा हम लोग क्या करते हैं, होल सर्कल बियरिंग हमेशा नॉर्थ से लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है 160 डिग्री 12 मिनट, राइट। और हमारा जो क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगा, वो या तो साउथ से लेते हैं या फिर नॉर्थ से लेते हैं, जिससे भी करीब होगा। तो ये वाला जो हमारा बियरिंग है ये किससे करीब है, नॉर्थ से है ना साउथ से, ऑब्वियसली साउथ से करीब, ओके। तो यहाँ पे देखिए मुझे ये वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, कितना एंगल होगा। तो अगर मैं इस पोर्शन को A मानता हूँ और इस पोर्शन को B मानता हूँ, तो हमारा देखिए A प्लस B मिलके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतना तो पता है, इतना A माना इतना B माना, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। एक लाइन पे कितना का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 160 डिग्री 12 मिनट, और B इक्वल्स टू मुझे निकालना है 180 डिग्री। तो B इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री 12 मिनट। तो आप इसको सॉल्व कर लो, देखो 12 मिनट मतलब कितना 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 179 से माइनस करना है, ओके। तो 160, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 1, तो 19 डिग्री 48 मिनट। देखो 19 डिग्री 48 मिनट साउथ ईस्ट निकल गया। तो इससे पता चला हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या दिया हुआ है, साउथ 19 डिग्री 48 मिनट ईस्ट, ओके। तो आप दोनों से ही निकाल सकते हो। अगर दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो साउथ और वेस्ट के टर्म में है। अगर ऐसा रहता, साउथ और ईस्ट ही दिया रहता, फिर से वेस्ट नहीं दिया रहता, यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री या 48 मिनट रहता, तब इस केस में हमें दोनों निकालना पड़ता, क्योंकि ये भी साउथ और ईस्ट के टर्म में, ये भी साउथ और ईस्ट के टर्म में। तो उस केस में हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग की वैल्यू निकालनी पड़ती कि कितनी हो रही है, तब जाके मैं ऑप्शन मार पाता, राइट। तो आप दोनों मेथड से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला गया है, द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर लोकल स्वेलिंग ऑन अ फिनिशिंग प्लास्टर सरफेस इज। तो ऑप्शन दिया गया है ब्लिस्टरिंग, बॉइलिंग, स्वेलिंग, फोमिंग। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि प्लास्टरिंग सरफेस पे हमारा कभी कभी क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है। तो वो स्वेलिंग में आपको पता होगा कि कभी क्या होता है, हमारा प्लास्टरिंग सरफेस सही से नहीं होता है, तो उस पर क्या होता है, जब भी वाटर इफेक्ट करता है जब, तो उस सरफेस पे स्वेलिंग आ जाती है। या प्लास्टर सरफेस पे आप देखिएगा कि पिंपल्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं कभी कभी, ओके। ये हमारा प्लास्टर सरफेस है, ये अगर पानी के कांटेक्ट में आया तो कभी कभी इस पे पिंपल्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लिस्टरिंग बोलते हैं, ओके। इसको ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन 64 का ऑप्शन नंबर कितना, ब्लिस्टरिंग क्या दिया हुआ है, 64 का ऑप्शन नंबर डी देखिए, ब्लिस्टरिंग दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली ब्लिस्टरिंग एक ब्रिक में भी होता है। ब्रिक में भी क्या होता है, सल्फर अगर हम लोग ज़्यादा मिला देते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, हमारा जो ब्रिक होता है ना, उसके सरफेस पे
पिंपल्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं, राइट। तो उसको भी ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब एनर्जी नहीं बची है यार, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से कोई भी रिलेटेड इशू है तो आप लोग उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि ये टॉपिक कवर करवा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। बाय बाय।